नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, अपना जो नियमित रूप से अपनी क्लास आ रही है आप लोगों के बीच में, और अपन ने पढ़ लिया था यहाँ पर पुस्तकालय के प्रकार के बारे में अपन देख लिया था। अब अपन पढ़ेंगे भारत के महत्वपूर्ण पुस्तकालय, क्योंकि यूजीसी नेट सेट और राजस्थान लाइब्रेरी के जो भी स्टेट लेवल के जो भी एग्जाम होते हैं उनमें यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में अपन देखने जा रहे हैं भारत के महत्वपूर्ण पुस्तकालय। ठीक है, जैसे दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार के अपन पुस्तकालय पढ़ने जा रहे हैं। और यूं मान के चलो कि यहाँ पर भारत के जो महत्वपूर्ण पुस्तकालय है ना, तो यहां से यूं मान के चलो कि 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इससे। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रख लेना। ठीक है, चलते हैं। देखो, पहला जो पुस्तकालय की बात करें अपन, यानी भारत के प्रमुख और सार्वजनिक राष्ट्रीय महत्व के पुस्तकालय अपन पढ़ेंगे, तो यहाँ पर जो फर्स्ट बात करेंगे दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, यहाँ पर इसकी स्थापना की बात करें तो 27 अक्टूबर 1951। ये चीज जरूर ध्यान रखना है आपको। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना की बात आ जाए तो 27 अक्टूबर 1951 ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें जो सहयोग था भारत सरकार, इसके अलावा यूनेस्को, इन दोनों के सहयोग से किसकी स्थापना की गई? दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना 27 अक्टूबर 1951 की। उद्घाटन करता स्पेशल ध्यान रखना है, और ये पूछा जाता है कि इनके उद्घाटनकर्ता कौन है, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका क्या किया गया? उद्घाटन किया गया। साहित्य संरक्षण की बात आती है तो मैंने आपके लिए बताया था कि भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय, यूनेस्को के सहयोग से इसको सहायता मिली है। आपसे अगर इसका मुख्यालय पूछ ले तो चांदनी चौक, दिल्ली। ठीक है, 27 सितंबर 1951, उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू, संरक्षण भारत सरकार यूनेस्को, और मुख्यालय चांदनी चौक, दिल्ली। विशेषता की चर्चा कर लेते हैं। यह सभी के लिए मुफ्त सॉफ्टवेयर सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है, फ्री सॉफ्टवेयर सेवा जो प्रदान करता है ये दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी प्रदान करती है। ठीक है, 1953 में इसकी मोबाइल लाइब्रेरी सर्विस शुरू हुई थी। यानी आपसे पूछेगा दिल्ली लाइब्रेरी की मोबाइल लाइब्रेरी सेवा कब से स्टार्ट हुई, तो 1953 आपको ध्यान रखना है। 10 मार्च 2019 को इसने अपनी सेवाओं का विस्तार दिल्ली एनसीआर तक किया। ठीक है, प्रमुख प्रकाशन यह भी अपने आप पर इंपॉर्टेंट है। प्रमुख प्रकाशन यह भी अपने आप पर क्या है? इंपॉर्टेंट है। यह चीज आपको ध्यान रखनी है। देखो, पुष्प कला भारती, पुष्प कला भारती, ये पूछेगा आपसे कि पुष्प कला भारती किसका प्रकाशन है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। किसका है? दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी इसका प्रकाशन है। 2009 में पुष्प कला प्रगति के नाम से शुरू हुआ था। 2015 में इसका नाम बदल कर क्या हो गया? पुष्प कला भारती हो गई। यानी आपसे पूछेगा डायरेक्ट कि पुष्प कला भारती का पहले नाम क्या था, तो पुष्प कला प्रगति। नाम कब चेंज हुआ? 2015 में नाम चेंज हुआ, और नाम क्या होगा? पुष्प कला भारती। इसका क्या हो गया? नाम हो गया। तो बात क्लियर है, समझ में आ गई होगी आपको। अगला जो प्रकाशन है इसका, भारतीय लोक दीपिका, भारतीय लोक दीपिका। अब भारतीय जो लोक दीपिका है, यहां पर ये किसका प्रकाशन है? ये किसका प्रकाशन है? भारतीय लोक दीपिका, ये है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का प्रकाशन है। तो आपसे पूछेगा कि इसका प्रकाशन अवधि क्या है? त्रैमासिक रूप से प्रकाशित होता है। 2018 में इसकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। और इसकी जो ये याद रख लेना, 2009 में शुरुआत हुई थी पुष्प कला प्रगति के नाम से। लेकिन अगर पुष्प कला भारती पूछा जाए तो 2015 आपको ध्यान रखना है। अगली जो सेकंड नंबर की जो लाइब्रेरी अपन पढ़ने जा रहे हैं, अपने आप पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कोनेमरा पब्लिक लाइब्रेरी। ठीक है, कोनेमरा पब्लिक लाइब्रेरी अपने आप पर बहुत इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है।
डायरेक्ट अगर इसकी स्थापना की चर्चा करें तो 5 दिसंबर 1890, क्या याद ध्यान रखोगे? 5 दिसंबर 1890 याद रख लेना। अगर जनता के लिए खोलने की बारी आए तो 1896 में जनता के लिए खोल दिया। किस पुस्तकालय की बात कर रहे हैं? कोनेमरा पुस्तकालय की बात कर रहे हैं। 5 दिसंबर 1890। प्रथम अध्यक्ष की चर्चा करें, एडगर थ्रस्टन। एडगर थ्रस्टन किसके अध्यक्ष हैं? कोनेमरा पब्लिक लाइब्रेरी के। तो 5 दिसंबर 1890 हो गया, जनता के लिए 1896 में खोल दिया, प्रथम अध्यक्ष एडगर थ्रस्टन हो गए। आगे चर्चा करते हैं इसकी विशेषता की। देखो विशेषता, ये भारत की 4 राष्ट्रीय डिपॉजिटरी लाइब्रेरी यानी नेशनल डिपॉजिटरी लाइब्रेरीज में से एक है। अपने राष्ट्रीय पुस्तकालय पढ़ा था, यह डिपॉजिटरी है या नहीं है बताइए कमेंट के माध्यम से। तो ये डिपॉजिटरी है। इसके अलावा कोनेमरा भी क्या हो जाएगा? डिपॉजिटरी लाइब्रेरी में शामिल है। यह संयुक्त राष्ट्र के लिए एक डिपॉजिटरी लाइब्रेरी के रूप में भी कार्य करता है। 1973 में इसमें एक नया विशाल भवन जोड़ा गया था। ठीक है, ये हो गई इसकी विशेषता। अब चर्चा करेंगे तीसरी लाइब्रेरी की, रामपुर रज्जा लाइब्रेरी। बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका सन ज्यादा पूछा जाता है। कब स्थापना हुई? तो सन 1774 आपको याद रखना है। 1774, ठीक है। और किसके द्वारा? नवाब फैजुल्ला खान। नवाब फैजुल्ला खान आपको याद रखना है। विशेषता की चर्चा करें, विशेषता की चर्चा करें, यह राष्ट्रीय महत्व का पुस्तकालय है। इसे यह इंडो इस्लामिक शिक्षा कला का खजाना है। आपसे पूछेगा इंडो इस्लामिक शिक्षा कला का खजाना कौन सा पुस्तकालय है, तो आप बता देना कि रामपुर रज्जा है, जिसकी स्थापना 1774 में नवाब फैजुल्ला खान द्वारा की गई थी। और राष्ट्रीय महत्व का एक प्रकार का क्या है? पुस्तकालय। सॉरी। इतिहास की बात करें, नवाब यूसुफ अली खान नाजिम मिर्जा गालिब के शिष्य और नवाब कल्बे अली खान ने दुर्लभ पांडुलिपियों का संग्रह किया। यानी नवाब यूसुफ अली खान और नवाब कल्बे अली खान ने पांडुलिपियों का संग्रह किया। 1982 में नवाब हामिद अली खान ने इसे तोपखाना के पास एक किले के रूप के पास क्या किया? स्थानांतरित किया। ये इसका इतिहास था। किसका? रामपुर रज्जा का। ठीक है। अगला जो पुस्तकालय आता है वो आता है खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी। इस लाइब्रेरी को मैं देख कर आ गया पटना में। ठीक है, ये पटना में स्थित है और बहुत अच्छी लाइब्रेरी है। ठीक है, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी। स्थापना 29 अक्टूबर 1891। इसकी स्थापना अगर आपसे पूछी जाए तो 29 अक्टूबर 1891, खुदा बख्श 29 अक्टूबर 1891 में। और यहाँ पर स्थापना करने वाले खान बहादुर खुदा बख्श, ठीक है, खान बहादुर और खुदा बख्श द्वारा जनता के लिए खोला गया। ठीक है, किसके द्वारा जनता के लिए खोला गया? खान बहादुर खुदा बख्श द्वारा जनता के लिए खोल दिया गया। और स्थापना 29 अक्टूबर 1891 में आपको ध्यान रखना है। देखो अगली जो बारी आती है वो है इसमें राष्ट्रीय महत्व। देखो 1969 में संसद के एक अधिनियम द्वारा इसे राष्ट्रीय महत्व संस्थान घोषित किया गया। कब किया गया? 1969 में संसद के एक अधिनियम द्वारा इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान क्या किया गया था? घोषित किया गया था। ठीक है, संस्कृति मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है। ये ध्यान रख लेना। कौन से मंत्रालय के द्वारा? कि संस्कृति मंत्रालय के द्वारा क्या है? वित्त पोषित। ठीक है, खुदा बख्श। संग्रह की चर्चा करें तो 21,000 दुर्लभ पांडुलिपियां, जिनमें से 4,000 पिता से विरासत में मिली
और 2.5 लाख मुद्रित पुस्तकें। यह दक्षिण और मध्य एशिया की बौद्धिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रमुख केंद्र है। ये जो पॉइंट है अपने आप पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है, ठीक है। अगली लाइब्रेरी अपन चर्चा कर लेते हैं, एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी, ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी, ये ध्यान रखना है कि कहां पर है, मुंबई में। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और इसकी स्थापना 26 नवंबर 1804, ध्यान रख लेना। स्थापना अगर आपसे पूछे तो 26 नवंबर 1804, 26 नवंबर 1804 एशियाटिक सोसाइटी, जेम्स मैकिन्टोश द्वारा, ठीक है। इसका अगर मूल नाम अगर आपसे पूछ ले, किसका मूल नाम अगर आपसे पूछ ले, एशियाटिक सोसाइटी का, तो मूल नाम आप क्या बता दोगे, द लिटरेरी सोसाइटी ऑफ बॉम्बे, द लिटरेरी सोसाइटी ऑफ बॉम्बे। डिजिटल पहल देखते हैं, ग्रंथ संजीवनी नामक डिजिटल पुस्तकालय पहल इसी की है। यह एग्जाम में आपके पास सकता है क्वेश्चन कि ग्रंथ संजीवनी किसकी पहल है, ग्रंथ संजीवनी किसकी पहल है, तो खुदा बख्श की पहल है। किसकी पहल है, खुदा बख्श की, ठीक है। डिजिटल पुस्तकालय पहल इसी की है, ठीक है, डिजिटल पहल। ग्रंथ संजीवनी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम से, ठीक है, ध्यान रख लेना। आगे चलते हैं, अगला जो पुस्तकालय आता है उसका नाम है सरस्वती महल लाइब्रेरी। कौन सा है, सरस्वती महल लाइब्रेरी, जो कहां पर स्थित है, तंजावुर चेन्नई में, ठीक है। पूर्व नाम तंजावुर महाराज सेरोफोजी सरस्वती महल, ठीक है। पहले का नाम अगर आपसे पूछे तो तंजावर महाराजा सेरोफोजी सरस्वती महल, और वर्तमान में नाम सरस्वती महल लाइब्रेरी। इतिहास की चर्चा करेंगे, इसे 1535 से 1675 ईस्वी के 20 नायक राजाओं द्वारा रॉयल लाइब्रेरी के रूप में शुरू किया गया था। 1918 में तमिलनाडु राज्य की संपत्ति बन गई। कब बन गई, 1918 में तमिलनाडु राज्य की क्या बन गई, समिति। और 1535 1675 ईस्वी में नायक राजाओं द्वारा इसे स्टार्ट किया था, ये ध्यान रख लेना, ठीक है, रॉयल लाइब्रेरी के रूप में। विशेषता की चर्चा करें, सरस्वती महल की एशिया के सबसे प्राचीनतम पुस्तकालय में से एक है। आपसे पूछेगा कि एशिया के सबसे प्राचीनतम पुस्तकालय में से एक कौन सी लाइब्रेरी, तो आपका आंसर आना चाहिए यहां पर डायरेक्ट, कौन सी, सरस्वती महल लाइब्रेरी। जहां ताड़ के पत्तों की पांडुलिपियों का दुर्लभ संग्रह है। ताड़ के पत्तों के जो पांडुलिपियों का दुर्लभ संग्रह आपको यहाँ पर मिलेगा सरस्वती महल पर। 1986 में इसे तमिलनाडु पंजीयन अधिनियम 1975 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया, ठीक है। ये हो जाता है अपना सरस्वती महल कंप्लीट। अब अन्य महत्वपूर्ण राज्य स्तरीय पुस्तकालय की चर्चा करें, जैसे गोवा स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी, जो कहां पर स्थित है, पणजी, ठीक है, पणजी में। अब यहां देखो 1832 में स्थापित, 1832 में स्थापित कौन सा, गोवा स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी। दो भारत के सबसे पुराने सार्वजनिक पुस्तकालय में से एक है ये गोवा स्टेट सेंट्रल, और 2012 में इसका नाम बदलकर कृष्णदास श्यामा सेंटर लाइब्रेरी कर दिया 2012 में, ठीक है। अपडेट देखते हैं, गोवा विश्वविद्यालय पुस्तकालय 30 जून 1985 को अलग स्थापित हुआ था। ये इसका अपडेट अपन देख सकते हैं। अगली जो लाइब्रेरी है, स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी, त्रिवेंद्रम केरल में स्थित है। 1829 में त्रावणकोर के राजा स्वाति तिरुनल द्वारा स्थापित, ठीक है। अगली जो लाइब्रेरी, आस्पिया स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी, जो कहां पर स्थित है, हैदराबाद में स्थित है। कहां पर स्थित है, हैदराबाद में स्थित है। 1891 में नवाब इमादुल मुल्क और सैयद हुसैन बिलग्रामी के प्रयासों से शुरू
1941 में स्वर्ण जयंती पर हैदराबाद पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के तहत इसे स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी घोषित किया गया। किसे घोषित किया गया स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी? आसपिया स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी को, ठीक, जो कहां पर है? हैदराबाद में, स्थापना 1851 में। ठीक है। इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी की चर्चा करें। इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी कहां पर स्थित है? प्रयागराज में। ठीक है। स्थापना 1864। इसे तार्ण हिल मेयन मेमोरियल के रूप में भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। तार्ण हिल मेयन मेमोरियल के नाम से किस लाइब्रेरी को जाना जाता है? तो इलाहाबाद लाइब्रेरी को जाना जाता है। ठीक है। 1879 में इसे अल्फ्रेड पार्क, अब चंद्रशेखर आजाद पार्क हो गया इसका नाम, में स्थानांतरित किया गया। किस लाइब्रेरी को? इलाहाबाद पब्लिक लाइब्रेरी को। चलते हैं अगली तरफ। अगली जो लाइब्रेरी आती है, महाकवि भारती मेमोरियल लाइब्रेरी। महाकवि भारती मेमोरियल लाइब्रेरी, ईरोड, तमिलनाडु। इसे करंगलय पालियन लाइब्रेरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अब ये तो पब्लिक लाइब्रेरी से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण पुस्तकालय हो गए। अब अपन जो चर्चा करने जा रहे हैं भारत के विशिष्ट एवं शोध पुस्तकालय के, स्पेशल लाइब्रेरी की अपन चर्चा करने जा रहे हैं, जो स्पेशल क्षेत्र से संबंधित होती है। ठीक है। एक ही फील्ड होता है लेकिन स्पेशल होता है उनका, और पब्लिक लाइब्रेरी सभी के लिए होती है। तो यहां पर देखेंगे पहली लाइब्रेरी नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी। नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी आपसे पूछे कहां पर स्थित है? तो नई दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली आपको बता देना है। स्थापना की बात करें 1 अप्रैल 1966। नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी 1 अप्रैल 1966 आपको याद रखना है, और भारत सरकार द्वारा इसकी स्थापना की गई है। स्थान अंसारी नगर नई दिल्ली में स्थित है नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी। शॉर्टकट में इसे NML बोलते हैं, ज्यादातर इसी नाम से पूछा जाता है क्वेश्चन। विशेषता की चर्चा करें अपन, देख लेते हैं इसकी विशेषता। क्या विशेषता है? इसमें पुस्तकों को DDC वर्गीकरण के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है, यानी जो वर्गीकरण किया जाएगा DDC के अकॉर्डिंग। इसका इंपोर्टेंट वर्क है 1982 से विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के हेलिस नेटवर्क का भारतीय केंद्र, फोकल पॉइंट है। ठीक है। 1980 से ये स्वास्थ्य विज्ञान लाइब्रेरियन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। ठीक है। नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी। अब आ जाता है अपना नेत्रहीन और विकलांग पुस्तकालय। नेत्रहीन और विकलांग पुस्तकालय, ठीक है, कहां पर स्थित है? देहरादून में। ठीक है। इतिहास की चर्चा करेंगे। 1950 में भारत सरकार ने सेंट डस्टन हॉस्टल को अपने कब्जे में लेकर शिक्षा मंत्रालय को नेत्रहीनों के पुनर्वास की जिम्मेदारी दी। कब दी? 1950। महत्वपूर्ण वर्ष 1951 सेंट्रल ब्रेल प्रेस की स्थापना। 1963 में देखते हैं प्रिंट हैंडीकैप के लिए राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना। 1967 में देखते हैं सभी इकाइयों के लिए एकीकरण के बाद नेशनल सेंटर फॉर ब्लाइंड की स्थापना। 1990 नेशनल टॉकिंग बुक लाइब्रेरी की स्थापना। वर्तमान में इस संस्थान को NIEPVW नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो ये हो गया इंपोर्टेंट, इस जो संत है नेत्र विकलांग पुस्तकालय के जो इतिहास और महत्वपूर्ण वर्ष की अपन ने क्या कर ली? चर्चा कर ली। अब देखते हैं भारत के प्राचीन और ऐतिहासिक पुस्तकालय। ठीक है। इसमें अपन चर्चा करने जा रहे हैं नालंदा की। किसकी चर्चा करेंगे? नालंदा। नालंदा अपने आप पर वेरी वेरी इंपोर्टेंट पुस्तकालय है, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना जरूरी है। भाई नालंदा है, स्थापना याद रख लेना भाई,
गुप्त शासक कुमार गुप्त ने, ये याद रख लेना। गुप्त शासक कुमार गुप्त ने क्या की इसकी स्थापना, ठीक है। इसे अपन शुक्रादित्य भी बोलते हैं, ठीक है। और 425 के आसपास इसकी क्या की थी, स्थापना की थी, ठीक है। और इस नालंदा को अपन धर्मगंज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। किस नाम से, धर्मगंज, ध्यान रख लेना, धर्मगंज के नाम से। और नालंदा है जो 3 विशाल भवनों में बटा है, ठीक है। 3 विशाल भवनों में बटा है। इन भवन के नाम पूछ लेगा, पहला रत्नोदधि, दूसरा रत्न सागर, तीसरा रत्न रंजक, ठीक है। और यहाँ पर अगला जो पॉइंट अपन देखें, विदेशी यात्रियों के विवरण, ठीक है। तो नालंदा जो पुस्तकालय में जो विदेशी यात्री कौन आए थे उनका विवरण, चीनी यात्री फाइयान और ह्वेंगचांग ने इसके लिए विशाल संग्रह का वर्णन किया था। आपसे पूछेगा कि नालंदा के लिए जो विदेशी जो यात्री थे कौन कौन से, तो फायान थे, इंसांग थे, ठीक है। और विशाल संग्रह का वर्णन किसने किया, विदेशी यात्रियों ने किया था नालंदा के लिए। बात क्लियर हो गई। इतिन सिंह ने लिखा कि यहाँ प्रज्ञा पारमिता की प्रतिलिपि करना पुण्य का कार्य माना जाता है। वह लौटते समय 400 ग्रंथों की प्रतिलिपियां साथ ले गया था। इतिन सिंह ने इस पुस्तकालय के लिए बात बोली, कौन से पुस्तकालय के लिए, नालंदा के लिए। कौन से पुस्तकालय के लिए, नालंदा के लिए ये चीज बोली इतिन सिंह ने, ठीक है। विनाश देख लेते हैं, 1193 से 1205 ईस्वी के मध्य एक ये बख्तियार खिलजी मुगल था, बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया और इसे नष्ट कर दिया गया। और कहा जाता है कि यह 6 महीने तक जलता रहा। कितने महीने तक, 6 मंथ तक जलता रहा, ठीक है, ऐसा बोला जाता है। महत्वपूर्ण नोट देखते हैं, नालंदा डिजिटल पुस्तकालय आधुनिक समय में एनआईटी कालीकट की एक डिजिटल पहल है। इसे प्राचीन इतिहास से अलग करके पढ़े, ठीक है। यानी इससे अलग करके अपन पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर अगर आपसे नालंदा डिजिटल पुस्तकालय की चर्चा की जाए तो आधुनिक समय में एनआईटी कालीकट की एक डिजिटल पहल है नालंदा डिजिटल पुस्तकालय। तो किसकी पहल है, एनआईटी कालीकट की एक डिजिटल पहल है। तो इससे अपन अलग करके इसको देख सकते हैं। आपसे डायरेक्ट पूछेगा नालंदा डिजिटल पुस्तकालय किसकी पहल है, तो आपसे पूछेगा एनआईटी कालीकट की एक पहल है, ठीक है। तो प्राचीन इतिहास के अंतर्गत ये चीज नहीं आई। अगला आता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय पुस्तकालय। विक्रमशिला स्थापना आप पाल वंश के प्रसिद्ध राजा धर्मपाल, आपको ध्यान रखना है, पाल वंश के राजा धर्मपाल ने इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। प्रमुख विद्वान की अपन चर्चा करते हैं तो महाविद्वान दीप शंकर श्री ज्ञान, ठीक है, ये महत्वपूर्ण विद्वान है अतिशय। यहाँ के प्रमुख विद्वान थे जिन्हें तिब्बत के राजा ने आमंत्रित किया था। प्रमुख विद्वान विक्रमशिला के दीप शंकर श्री ज्ञान, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विनाश, इसे भी बख्तियार खिलजी ने क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। यानी जो आक्रमण किया नालंदा और इस पर, वो बख्तियार खिलजी ने ही आक्रमण किया था। अगला जो पुस्तकालय की चर्चा करेंगे, तक्षशिला पुस्तकालय। कौन सा पुस्तकालय, तक्षशिला पुस्तकालय की चर्चा अपन कर देते हैं। देखो, स्थान की चर्चा करेंगे तो ये प्राचीन काल भारत की उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, वर्तमान में पाकिस्तान पर स्थित है तक्षशिला। यह दुनिया के सबसे प्राचीन शिक्षा केंद्रों में से एक है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रख लेना आप, तक्षशिला में कहां पे स्थित, पाकिस्तान में। प्रमुख अंतरराष्ट्रीय पुस्तकालय की चर्चा करेंगे, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, ठीक है, अमेरिका, ठीक है। स्थापना 24 अप्रैल 1800, ध्यान रख लेना। स्थान वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये ध्यान आपको रख लेना। ये आप अंतरराष्ट्रीय लेवल के पुस्तकालय देख रहे हैं जिसमें लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, ठीक है, स्थापना 24 अप्रैल 1800, वाशिंगटन यूएसए। विशेषता, यह विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय, इंपोर्टेंट है और एग्जाम में पूछते हैं। विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय लाइब्रेरी कांग्रेस, ठीक है। और अमेरिका का राष्ट्रीय पुस्तकालय। वर्तमान लाइब्रेरियन
कार्ला हेडेन, वर्तमान लाइब्रेरियन कार्ला हेडेन ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण पहल की चर्चा कर लेते हैं कि 1971 में एलओसी द्वारा सीआईपी कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन प्रोग्राम शुरू किया गया। ये कब किया? 1971। किसके द्वारा? एलओसी के द्वारा, सीआईपी, ठीक है। कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन प्रोग्राम 1971 एलओसी के द्वारा शुरू किया गया। नवाचार कुछ अपडेट। 2002 में रॉय टिनाद का प्रसिद्ध लेख मार्क मस्ट डाई प्रकाशित हुआ। इसी के लिए आधार पर भविष्य की कैटलॉगिंग जरूरतों को देखते हुए एलओसी ने बिब्लियोग्राफी फ्रेमवर्क मॉडल विकसित किया, जिसे 2016 के आसपास व्यापक रूप से रिलीज और टेस्ट किया गया। आगे बात समझ में? ये अपने होते हैं पुस्तकालय खत्म होते हैं, मेन इंपोर्टेंट अपने पुस्तकालय पढ़ लिए। अब मैं चर्चा करूंगा हमारी किताब की, ब्रह्मास्त्र ये पुस्तकालय की जो किताब है। आप सभी विद्यार्थी इस किताब को ले सकते हैं, बाय पोस्ट आपके घर तक पहुंचा दी जाएगी। अपडेट एडिशन है, 2026 तक की अपडेट जानकारी एकदम कंप्लीट पूरी मिलेगी, ठीक है। त्रुटि रहित, किसी प्रकार की त्रुटि नहीं मिलेगी आपको इस किताब में, ये मेरा वादा है और विश्वास है। और ये किताब यूं मान के चलो कि नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित है, अपडेट किताब है ये, ठीक है। इसमें 424 पेज आपको देखने को मिले, ठीक है। इसके अलावा हमारी ये पार्ट सेकंड किताब है, ये है टॉपिक वाइज किताब, ठीक है। और ये थर्ड पार्ट है प्रीवियस ईयर किताब, पीवाईक्यू। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो किताबें हैं आप ले सकते हो, बाय पोस्ट भी ले सकते हो। हम इसको लेने के लिए हमारे नंबर पर मैसेज डाल दीजिए आप, ठीक है। पब्लिकेशन के माध्यम से आपको किताब भिजवा दी, राजधानी पब्लिकेशन की। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए प्रिय विद्यार्थियों, आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताइएगा कि सर हमें तो यह वीडियो अच्छा लगा, ठीक है। क्योंकि आप बताओगे जब भी तो हमें पता लगेगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो भारत के महत्वपूर्ण पुस्तकालय होते हैं कंप्लीट। तो आज के लिए इतना ही प्रिय विद्यार्थियों, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।